नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब मंगलवार यानी आज दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान कई नेतागण वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेमंत सोरेन, ओम बिरला, केसीआर, कमलनाथ समेत केंद्रीय मंत्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। वहीं महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली हैं। हाल ही में अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी आज सैफई पहुंचेंगे। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अपने आप नेता संजय सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वैसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सैफई पहुंचते, लेकिन अब वे बुधवार को आने वाले हैं। आज उनका नागालैंड में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में। समाजवादी नेता, जननेता मुलायम सिंह जी यादव के निधन पर मैं गहन शोक व्यक्त करता हूं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाले और जिन्होंने समाजवाद की मुखर आवाज़ बने, जो जयप्रकाश नारायण लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलकर गरीब वंचित लोगों की जिन्होंने जिंदगी भर सेवा की, एक समाजवाद का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। लोकसभा के 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और 17वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता था कि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी वह लोकसभा रोजाना आना, देर तक बैठना और अपने विचार उनको अभिव्यक्ति करना, उनका लोकतंत्र के प्रति जिस तरीके का विश्वास था, भरोसा था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसद हो या लोकतांत्रिक अन्य संस्थाओं हो, उनका मानना था कि देश के अंदर अगर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है तो इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। इसलिए उनका लोकतंत्र पर अटूट विश्वास था। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने देश और राष्ट्र की सेवा की है। हम सब उनके इस निधन पर सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूँ, और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहे तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे।
और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राज्य। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना है, देश के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, ये कितने बजे अंतिम संस्कार होगा और कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? जितेंद्र, देखिए अभी कल सपा संरक्षक और यूं कह सकते हैं कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का मेदांता में निधन हुआ था और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति मानी जा रही राजनीति में। और कल उनके निधन के बाद उनको सैफई ले जाया गया, जो कि उनका पैतृक गांव है। वहां पर उनके जो आवास है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा है। कल भी कई दिग्गज नेता पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और आज लगभग 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है उसके लिए रखा जाएगा उनको सैफई जो मेला ग्राउंड वहां बनाया है वहां पर रखा जाएगा और सुबह 10 बजे पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा। और तमाम दिग्गज राजनीति के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ये भी माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अंतिम विदाई मुलायम सिंह यादव को दे सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी और तमाम जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और जो नेता है वो निकल भी चुके हैं मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के अंतिम दर्शन के लिए सभी नेता पहुंचेंगे, उनको श्रद्धा सुमन या श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और जो उनका राजनीतिक करियर है उनका वो अलग ही व्यक्तित्व के जितने भी नेताओं ने बात की उसमें अलग ही बताया कि मुलायम सिंह यादव की जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल अलग था और हमेशा लोगों की मदद करने में मुलायम सिंह यादव आगे रही हैं और हर स्तर से, चाहे वो पावर में हो या ना हो, सत्ता में हो या ना हो, तभी उन्होंने मदद करने का काम किया। और जिसको भी उनके साथ जो जुड़े नेता थे आंदोलन के समय, उनकी समाजवादी पार्टी खड़ी करने के समय, वे उनको नहीं भूलते थे और नाम से अपने कार्यकर्ताओं को जानते थे और हर व्यक्तित्व उनका जो नेताओं से उनका व्यक्तित्व अलग है। और आज ये माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं कल मेदांता में भी कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। आज भी जमावड़ा लग सकता है वीवीआईपी का, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच वहीं सकते हैं। जितेंद्र, अगर बात करें जनता की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव की जो लोकप्रियता रही है उत्तर प्रदेश समेत देश के कोने कोने में रही है, तो आज अगर जनता की बात करें तो क्या भारी तादाद में वहां लोग पहुंचेंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, हर तरफ उनकी लोकप्रियता रही है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी जब उन्होंने खड़ी की थी उनकी लोकप्रियता अलग ही बात थी। पहलवानी से करियर शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आया और लोगों से जुड़कर वो राजनीति में आए। लोगों से चंदा लिया था उन्होंने, गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा तक लिया था और उसके बाद अपनी पार्टी खड़ी करी थी। और एक एक जितने भी उनके लोग थे, सैफई के लोग हों, चाहे वो दूसरे राज्य के लोग हों और अपने ही उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनसे बहुत जुड़ाव रहा। मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व बिल्कुल ही अलग रहा और जिस तरह से कल मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर आई तो जो उनके साथ जुड़े थे वो अलग ही बिल्कुल थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर शोक की लहर चली। और मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए कल जिस तरह मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम में उनका निधन हुआ और उसके बाद जब सैफई उनको ले जाया गया तो तमाम जो कार्यकर्ता नेता पुराने जो थे, नए थे, सब नेताजी के दर्शन के लिए पहुंच गए कि आखिरकार नेताजी को खो किया गया। और अचानक उनके निधन से कार्यकर्ताओं के अंदर शोक की लहर चली गई और कहीं कहीं कार्यकर्ता भी रोते दिखे और कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को याद किया कि किस तरह मुलायम सिंह यादव हमसे मिलते थे और अगर कभी भी जरूरत पड़ती तो मुलायम सिंह यादव हमको बुलाते थे। तो उनकी लोकप्रियता की चर्चे शायद ही राजनीति में बहुत ज्यादा किसी नेता की होगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जिले में मुलायम सिंह यादव की पैठ ना हो। मुलायम सिंह यादव ने हर जिले में, क्योंकि लोगों को सीधा उन्होंने समझा है, लोगों को दर्दों को समझा है और लोगों की जो समस्याएं वो खुद सुनते थे, तो हर तरफ उनकी लोकप्रियता के चर्चे हैं और उसी लोकप्रियता के चलते वो चाहे राजनीति चाहे आम जनमानस से सबसे उनका जुड़ाव गहरा रहा है। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।
वहीं आपको बता दें कि आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना है। 3 बजे ये अंतिम संस्कार होगा। देश के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह के लिए जारी खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह दे दिया है और पार्टी का नाम भी दे दिया है। शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प मांगे थे, जिनमें से गुट को जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह मिला। आयोग ने उद्धव गुट को अंतरिम आदेश अंतर्गत अगले विधानसभा चुनाव तक यह चिन्ह आवंटित किया है। उद्धव गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। वहीं शिवसेना के दूसरे गुट यानी एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का नाम बाला साहेब आची शिवसेना पार्टी रखा गया है। चुनाव आयोग का ये जो फैसला है ये बहुत ही चमत्कारिक है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कोई निर्णय दिया होगा कि जिसमें बहुत ही विरोधाभास है। एक जगह उद्धव बाला साहब ठाकरे, दूसरी जगह बाला साहेबांची शिवसेना। तो जो जिनकी शिवसेना है बाला साहब ठाकरे, उनके पुत्र उद्धव जी और दूसरे गठ को उन्हीं के पिताजी का नाम मिलता है। तो ये दबाव सरासर दिखाई देता है इलेक्शन कमीशन पर। और ठीक है, दूसरी हमें खुशी की बात है कि मशाल चिन्ह हमें मिला है और यही मशाल चिन्ह पर हम मुंबई महानगर पालिका जीते थे और 42 सीट पहली बार हमको। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह के लिए जारी खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दे दिया है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प मांगे थे, जिनमें से गुट को जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह मिल गया है। आयोग ने उद्धव गुट को अंतरिम आदेश अंतर्गत अगले विधानसभा चुनाव तक यह चिन्ह आवंटित किया है। उद्धव गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। वहीं शिवसेना के दूसरे गुट यानी कहा जाए एकनाथ शिंदे गुट के पार्टी का नाम बाला साहेब आची शिवसेना पार्टी रखा गया है। तो महाराष्ट्र की जो मौजूदा राजनीति है वहाँ पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना नज़र आ रही है, जहाँ पर एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। अब आने वाले कल में ये देखा जाएगा कि शिवसेना 2 गुटों में बंटने के बाद क्या अपनी राजनीतिक जमीन तलाश पाती है या फिर एक बार फिर दूसरी पार्टियों को मौका मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे पहले शिवसेना में थे, उसके बाद बीच में महागाड़ी सरकार से गठबंधन तोड़ने के बाद वो विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई और खुद सीएम बने और डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को देखा जाए तो बाला साहेब ठाकरे के नाम से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समेत तमाम नेता राजनीति करते हैं। आज उन्हीं के नाम से 2 पार्टियां बन गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले कल में कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को कितना ऊपर ले जा पाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे पुनः एक बार 2024 लोकसभा हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी पार्टी को कितनी सीटें दिला पाते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र में जो सियासत है वो बिल्कुल चरम पर है। देश की नज़रें इस समय महाराष्ट्र पे टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब से ये माना जा रहा है कि ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे की राजनीति की जो जमीन है वो खिसक जाए। वहीं एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि महाराष्ट्र में और बाला साहेब के हम सच्चे भक्त हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अगर महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति की हम बात करें तो हलचल तो है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से ये जो आदेश मिला है, पार्टी का नया नाम मिला है, कहीं ना कहीं उद्धव के लिए आने वाले कल में हानि साबित होगी। सत्य प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल रविराज जी, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नाम तो दे दिया है, हालांकि एकनाथ शिंदे पक्ष को चुनाव चिन्ह अभी नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम दिए थे उनमें से
उगता हुआ सूरज का जो नाम दिया गया है उस पर आपत्ति जताई गई है चुनाव आयोग द्वारा, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। बाकी को जो चुनाव चिन्ह दिए गए थे त्रिशूल और गदा, उसे भी अस्वीकार किया गया है और चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो है धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे को नाम दिया गया है, उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम दिया गया शिवसेना बाला साहब की पार्टी, यानी कि बाला साहब की जो पार्टी है वो शिवसेना, इस तरह का नाम एकनाथ शिंदे को दिया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं शिवसेना की स्थिति जो है अब नए सिरे से शुरू करने जैसी हो गई है और यही वजह है कि शिवसेना कल जैसे ही नाम और चुनाव चिन्ह की घोषणा हुई उसके बाद से तमाम कार्यकर्ता सत्य प्रकाश, सवाल ये बनता है कि शिवसेना में अब दो गुट हो गए हैं, शिवसेना टूट गई है, एक शिंदे गुट हो गया है, एक उद्धव गुट हो गया है। इसका प्रॉफिट किसे मिलेगा? महाराष्ट्र की अगर राजनीति में बात करें तो कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, बीजेपी भी है। तो शिवसेना के दो गुट में बंटने के बाद जो हिंदुत्व का एजेंडा है, आपको क्या लगता है कि इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? बिल्कुल अविनाश जी, देखिए शिवसेना के दो गुट होने के बाद सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वह होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीति है और इसी राजनीति और रणनीति के तहत दोनों गुट में बंटवारा करवाया गया है। यह साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में भी कहा है और कल भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे को गुमराह करके ये भारतीय जनता पार्टी ने हम दोनों में दो गुट करवाए हैं। ऐसे में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे का सपना था कि एक शिवसेना, एक चुनाव चिन्ह और एक निशान होना चाहिए, लेकिन इसमें अब बंटवारा हो गया है। तो जाहिर तौर पर इसका ज्यादा फायदा आने वाले मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में तमाम जो उनके घटक दल थे, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार कोशिश कर रहा था कि शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना का दो पक्षों में बंटने के बाद से कहीं कहीं अघाड़ी और कांग्रेस दोनों जो है पल्ला झाड़ने पर लगे हुए हैं। आने वाले समय में ये जानकारी है कि कांग्रेस एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना जो है एकमत होकर आपस में लड़ेगी। सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति इस समय चरम पर है, सभी पार्टियों की निगाह इस समय शिवसेना पर है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और लोग इसके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं इस बार भी पटाखा प्रेमियों को निराशा ही हाथ लगेगी। दिवाली में पटाखों के इस्तेमाल पर इस साल भी बैन लगा रहेगा, यानी दिल्ली वाले बिना पटाखे की दिवाली मनाएंगे। पटाखा बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है, कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए आदेश पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। कोर्ट ने कहा है, क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी? पराली की वजह से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। क्यों आप पहले से बढ़े प्रदूषण की ओर ज़्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे दिल्ली से जुड़ गए हैं। शिवम, इस बार भी दिल्ली में पटाखा पर बैन लगा हुआ है, कैसी दिवाली रहेगी दिल्ली वासियों की? जी रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी इस बार पटाखों को लेकर बैन कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बढ़ोतरी की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने पहले एडवाइजरी जारी की कि इस बार दिल्ली में पटाखा बैन रहेगा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और कहा कि इस हिंदुओं के ही त्योहार पर अगर पटाखे क्यों बैन किए जाए। तो माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा कि इस बार अभी पटाखे को बैन किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण की स्थिति बढ़ती जा रही है और पराली की वजह से वैसे भी प्रदूषण बढ़े। इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। जी रवि जी। शिवम, सवाल ये है कि इसके पहले भी
पटाखों पे बैन रहा और दिल्ली में लगातार प्रदूषण, ठंड आने के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ते हैं, लेकिन जो कि हिंदू धर्म में मानता है, लोगों की मानता है कि दीपावली में एक जश्न हो, पटाखों की गूंज हो, क्या इससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके में निराशा है कि पटाखे नहीं छुड़ा पाएंगे, ओनली उजाले की दिवाली में लाएंगे? जी बिल्कुल, आप सही ने कहा, कहीं न कहीं लोगों के अंदर तो एक उदासी भरी हुई है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को भी, फैसले को भी सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आगे चल के हमको प्रदूषण से दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में कई दिन तक कोहरा छाए रहते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि इस बार बल्कि दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखे पूरी तरीके से बैन रहेगा, पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, बाकी खुशियों से दिवाली मनाया जाए। जी शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को चंबा चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिला भर में 75,000 लोग जनसभा में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप, सौदान सिंह, देवेंद्र राणा सहित चंबा कांगड़ा के प्रभारी जनसभा में मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर चौगान में एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। एसपीजी ने प्रधानमंत्री की स्टेज का अपने सामने निर्माण करवाया। उपायुक्त डीसी राणा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चौगान का औचक निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में पुलिस के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के मंच से आम जनता के बीच की दूरी को भी तय किया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए काकू खोखर हमारे संवाददाता चंबा से जुड़ गए हैं। काकू, प्रधानमंत्री का लगातार ये दौरा है और हिमाचल में चुनाव है, कैसे देख रही है हिमाचल की जनता और मौजूदा राजनीति क्या है? जी बिल्कुल, 13 अक्टूबर को जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चंबा आ रहे हैं। यहाँ पर जो है इसे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगभग 10,000 के आसपास जो है लोग पहुंचने की यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है। प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा हुआ है, काफी जो यहाँ पर जो है तैयारियां जो है हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर जो पुलिस का जो बात करें तो यहाँ पर जो है 1500 के आसपास जो है जवान तैनात रहेंगे। चंबा डीसी राणा और एसपी चंबा जो है यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। हर तैयारी जो गतिविधि है उसको जो नजर रखी जा रही है। जी काकू, अगर बात करें हिमाचल चुनाव की, राजनीति की, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपने भाग्य को आजमाएंगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा दूसरी पार्टियों को कितना नुकसान कर पाएगा? का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में जैसे माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है आचार संहिता भी लग सकती है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और चुनाव इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पार्टियां जो है वो प्रधानमंत्री को बुलाया है, उसके बाद जो है उससे हो सकता है कि बैठक वगैरह भी आदि हो सकती है और भी रणनीति इस पे जो है बन सकती है चुनाव में। काकू, सवाल एक और है कि हिमाचल की जो राजनीति है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अभी तक रही है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, वहीं लोगों में उत्साह है। जनता की क्या पुकार है? प्रधानमंत्री के नाम से वोट करेंगे इस बार या फिर सीएम जयराम ठाकुर? जी देखिए, लोग जो है वो इस बार इस तरीके से कहीं तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। बात करें 2017 तो वहाँ पर जो है एक बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर की इस तरह जो है हिमाचल प्रदेश जो भाजपा की सरकार आई, लेकिन इस बार जो है इस तरह के हालात जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन का जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो कहीं ना कहीं जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से जो निकल कर आएगा इसी पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव होंगे और वही जो है की पार्टी बनने जा रही है। लेकिन कहीं भी देखा नहीं जा रहा है परिवर्तन होगा या सरकार भी होगी, इस तरीके
तरीके के हालात जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का 2082 समाप्त होता है, हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगती है, उसके बाद जो है जिस तरह से जो हालात होंगे, जैसा लोगों की जो राय है, तो लोग कहीं भी जो है ना तो भाजपा का समर्थन दिखाई दे रहे हैं, ना तो कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो 75,000 का टारगेट चंबा में रखा जा रहा है, अगर चंबा में जो है 75,000 के आसपास लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो है समझा जा सकता है कि सरकार पीठ हो सकती है। लेकिन यदि 75,000 के आसपास लोग नहीं पहुंचे जो टारगेट रखा गया है, अगर लोग काम दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस पे कहना भी मुश्किल ही है। काको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब में निर्माण और गैर हुनरमंद कामगारों को दिवाली का तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज इन मजदूरों का न्यूनतम मेहनताने में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वहीं इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री ने अपने दफ्तर में समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर हुनरमंद कामगारों का न्यूनतम मेहनताना मौजूदा 9,192 रुपये से बढ़ाकर 9,907 रुपये कर दिया गया है, जबकि अर्ध हुनरमंदों का न्यूनतम मेहनताना 9,972 रुपये से बढ़ाकर 10,687 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुनरमंद कामगारों का मेहनताना 10,869 रुपये से बढ़ाकर 11,584 रुपये और उच्च हुनरमंद कामगारों का मेहनताना 11,901 रुपये से बढ़ाकर 12,616 रुपये कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, मजदूरों और गैर मजदूरों के लिए सीएम का ये तोहफा कितना कारगर साबित होगा? दिवाली त्योहारों में आमतौर पर देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है कि जितना हो सके छोटे अगर हम कहें वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा सहायता करने की कोशिश करती है। उसमें हम कह सकते हैं पिछली बार भी हम कह सकते हैं जहां मजदूरों को तोहफा दिया गया था, ठीक इसी समय अगर हम कहें इसी टेन्योर के दौरान कह सकते हैं उनको एक सहायता राशि भेजी गई थी ताकि वो दिवाली खुशियों के साथ मना सके। और इस बार भी हम कह सकते हैं कि इस बार एक सहायता राशि देने के बजाय उनका लेवल ही सीधे तौर पर ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। जो सीधे तौर पर मान सरकार ये मानती है कि जो लेबर है, जो अगर हम इस तरह मजदूरों की जरूरत है वो बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है। और अभी पंजाब के पास रजिस्टर्ड 5,30,000 के करीब अगर हम रजिस्टर्ड मजदूर है और इसकी संख्या बढ़ा के कम से कम 15 लाख करने की जरूरत है। तो इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि 3 अलग अलग लेवल्स पे सुधार देखने वाला, जहाँ पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गैर हुनरमंद जो मजदूर है उनकी अगर हम बात करें तो लगभग 9,192 रुपए से बढ़ाकर उसे 9,907 रुपए कर दिया। एक छोटा इजाफा देखने वाले, पर आप ये देखिए ये मिनिमम है, ये मिनिमम पे स्केल अगर आप बात करते हैं तो मिनिमम शुरुआत और इससे ऊपर रेट जाते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी स्टार्टअप, एक अच्छा बिल्डअप हमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो ये उसके आगे न्यूनतम मेहनताना अगर हम कहें थोड़े से ज्यादा हुनरमंदों की बात कर ले वो लगभग 99,170 रुपए से बढ़ा। अमित, आपको रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही पंजाब की राजनीति को लेकर और पंजाब में सीएम मान की जो तोहफा है उसे लेकर हमारे संवाददाता अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जो तोहफा है, जैसा अभी हमने बोला कि जो किसानों, जो छोटे तबके के मजदूर हैं उन्हें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बगल में हिमाचल प्रदेश है, क्या इसका असर देखने के लिए मिलेगा? हाँ देखिए, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, अगर मैं इलेक्शंस के हिसाब से देखें या फिर इसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट्स में देखने को, तो बिल्कुल इसका स्टेट एक मॉडल एग्जांपल पे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एक मॉडल तैयार करना चाहती है जिसको पूरे देश में रिप्रेजेंट कर सके। सीधे तौर पर बीजेपी से टक्कर लेता नजर आ रही है, जहाँ पे उनका मॉडल गुजरात रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके सेटअप चल रही है, जहाँ पर दिल्ली मॉडल क्रिएट किया गया, दिल्ली मॉडल के बेस पे पंजाब मॉडल क्रिएट किया जा रहा है। और पंजाब मॉडल एक से एक मॉडल, बार बार लोग ये कहते हैं कि जो दिल्ली है वो बहुत छोटी है और उसका मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, पर पंजाब बहुत बड़ा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और यहाँ पर अगर एक बार मॉडल स्थापित हो जाता है और इससे लोग खुश होते हैं, तो ये एग्जाम्पल हर जगह यूज किया जा सकता है। तो पॉलिटिकली हम इसे देखें तो एक मेजर बूस्टअप कंसिडर किया। देखिए, आपके तौर पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक मेजर वर्ग होता है, अगर आप कहीं पे मजदूर वर्ग है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत लाजमी है कि आप एक मजदूर वर्ग होगा, तो वहां पे उनको एक सपोर्टिव राजनीति। देखिए, यहाँ पर एक चीज जो जरूर है कि जो हम कह सकते हैं कि ट्रेन मजदूर है या फिर हम कहें हुनर मजदूर है, उनकी भी सैलरी में इजाफा 11,901 रुपए से बढ़ाकर उसको भी 12,616 रुपए। तो वहां पे हर एक वर्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंड है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ट्रेंड है, अगर आप अनट्रेंड है, आप सीख रहे हैं, हर एक स्लैब को अगर हम कहेंगे इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और इसके अलावा एक और चीज भी सहूलियत की गई है कि पंजाब हुनरमंद, जो पंजाब मजदूर हुनरमंद ऐप भी बकायदा लॉन्च किया गया। इस ऐप में जो भी रजिस्टर होगा उनको बकायदा जानकारी दी जाएगी कि कौन सी स्टेट रिलेटेड सुविधाएं उनके पास है। तो देखिए, हर एक चीज, हर एक पहलू कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉइंट कवर होगा उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं मजदूर वर्ग को अगर हम कहें कि सपोर्ट मिलेगा। और मजदूर वर्ग वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं एक की फैक्टर कहीं पर भी बनता हुआ नजर आता है, और अगर मजदूर वर्ग खुश होता है तो आप देख सकते हैं कि उनके से जो मैसेज पास ऑन होता है अपने भाईचारे में या फिर अपने आसपास सब में जो पास ऑन करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर मजदूर कई दूसरे स्टेट से भी आके काम करते हैं, कई लोकल भी होते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजों को एक साथ टारगेट करते हैं हम नजर आ सकते हैं मान सरकार की तरफ से। अमित, दीपावली के पहले मजदूरों को सीएम के द्वारा ये तोहफा देना, क्या उनका ये जो तोहफा है, जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री है उन्हें भी अपनाना चाहिए? क्योंकि मजदूर जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, कंपनियों में काम करता है, नदी नाला सड़क बिजली पानी तमाम स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको मजदूर मिलते हैं, और चंद पैसों के लिए, अपने पेट के लिए वो काम करता है, अपना परिवार चलाता है। तो ये जो सीएम मान की स्कीम है, क्या दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपनाना चाहिए दीपावली के पहले? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ अपग्रेडमेंट है। अगर एक व्यक्ति की मिनिमम आय बढ़ती है तो उससे उसका पूरी फैमिली अपग्रेड होती है। देखिए, एक पहले होता है कि इतने सही पैसे आने हैं, उसके बाद अब ये चीज सुनिश्चित है कि एटलीस्ट अब इतने पैसे आने हैं, कि जहां पहले 10,000 तक आते थे उसको बढ़ा के 12,000 तक कर दिया। तो देखिए, मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो लिफ्ट अगर हम क्या अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ है, इस चीज को हर एक स्टेट को अपनाना चाहिए। देखिए, सबसे अगर हम कहें कि अहम तबका मजदूर है, क्योंकि ये कि मजदूर वही है जो आपके घर बनाते हैं, मजदूर वो लोग हैं जो आपकी सड़कें बनाते हैं, मजदूर वो लोग हैं जो आपके सीवरेज और हर एक जरूरी चीजें सब लाइंस पाते हैं। और अगर वो ना हो तो आप अपना घर नहीं बनवा सकते, आप अपने घर में चैन से नहीं बैठ सकते, सड़कें आपको सही नहीं मिलेंगी, आपको घर अच्छे नहीं मिलेंगे, तो सब चीजें जरूरी है। और अगर मजदूर खुश होता है तो आपको घर अच्छे मिलते हैं, आपको सड़कें अच्छी मिलती हैं, आपको जो फैसिलिटीज उनकी तरफ से कंस्ट्रक्ट होती है वो अच्छी बन के मिलती है। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि अगर ये मॉडल अपनाया जाता है बाकी जगहों पे तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें देखने को मिलेगा। और ये सवाल ये है कि पंजाब में एक एग्जाम्पल सेट करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और इस एग्जाम्पल को कौन कौन अपने स्टेट में अपनाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की। आपको बता दें कि सीएम मान का ये फैसला मजदूरों के लिए है, मजदूरों की आय में, उनकी मजदूराना में बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।